का मन का भौतिकत्व कई बार पूछा गया है यहाँ एग्जाम में। मन का क्वेश्चन हर साल आता है, मन से कुछ न कुछ जरूर आएगा, पूरा मन ही इम्पोर्टेंट है, कुछ न कुछ मन से हमेशा पूछा जाता है। क्या कहा जा रहा है? मन को दर्शनों द्वारा अहंकारिक माना गया है, मन अहंकारों से उत्पन्न होता है ऐसा कहा। अगर मन अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ है? महत् से पंचतन मात्राओं से तो यहाँ पे कहा है क्या कहा जा रहा है? मन अहंकार से उत्पन्न हुआ, तो मन और पंच महाभूत एक, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक है, ठीक है। दर्शनों के अनुसार मन को अहंकारिक माना गया है, ठीक है। मीन्स अहंकारिक माना गया है तो मन में क्या है? अहंकार है, और अहंकार ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति का कारण है, और वही मन की भी उत्पत्ति का कारण है। तो मन और पंच महाभूत क्या हुए? एक। चरक संहिता में मन को पंचभौतिक माना है। चरक संहिता के सृष्टि उत्पत्ति क्रम का अवलोकन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत और पंच महाभूतों से सर्व शरीर। अव्यक्त बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राओं को अष्ट प्रतीक करते हैं, ठीक है। अव्यक्त बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये अष्ट प्रकृति, और पंच महाभूत और एकादश इंद्रियों को षोडश विकार कहा गया है, ठीक है। अष्ट प्रकृति क्या है? अव्यक्त बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। अव्यक्त मतलब जो अव्यक्त है, मतलब अव्यक्त को किससे कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पे? परमात्मा, ठीक है। अव्यक्त मीन्स परमात्मा जो सब पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो वहाँ वो अव्यक्त हमारा परमात्मा, उससे बुद्धि का। यहाँ पे बुद्धि सबसे पहले क्यों आया है? मतलब जो पहले अव्यक्त है उसके बाद बुद्धि की उत्पत्ति क्यों हुई? मतलब ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, पहले ज्ञान की उत्पत्ति क्यों हुई? ज्ञान से ही सबको जानना सीखना है। अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, तो न तो हम पंच तन्मात्राओं का अध्ययन कर सकते हैं, न पंच महाभूतों का, न तो पंच इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो इसीलिए जो सोच है ये एक सोच है, ठीक है। इस ज्ञान तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है, परमात्मा तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। ऋषियों, महर्षियों और जितने भी आचार्य हुए सबका ये सोच है, सबकी एक जो है कि परम शक्ति से लोगों ने जानने की कोशिश की, तो उनको एक जो है कि शून्य ही दिखाई दिया, एक परमात्मा ही दिखाई दिया, और उस परमात्मा में एक बुद्धि दिखाई दी। वो बुद्धि, वो ज्ञान है जो पूरे संसार को बनाया, और इसको हम भी सत्य मान सकते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी न तो मॉडर्न साइंस दे सकता है, न तो एंशिएंट साइंस। क्योंकि मॉडर्न साइंस में क्या है? आत्मा के बाद की ही जानकारी दे सकता है, आत्मा की भी जानकारी नहीं दे सकता। आज तक कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं हुआ जिसने आत्मा की जानकारी नहीं दी। तो जो भी जानकारियाँ आती हैं आत्मा के बाद, मतलब शरीर में आत्मा प्रवेश हुई उसके बाद ही सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आत्मा निकल गई तो भी इस शरीर में कोई साइंटिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, पोस्टमार्टम के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि पोस्टमार्टम कर सकते से उसको जो है कि चेतना में बदल दिया जाए, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सारा ज्ञान आत्मा के बाद का ही है। उसके ऊपर क्या है? केवल सोच है, एक अच्छी धारणा है, एक अच्छा विचार है, वो की एक थिंकिंग है। बहुत सारे दर्शनों में, बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों में, आचार्यों में, ऋषियों महर्षियों में
अपना अपना वो दिया, वेदों पुराणों में जो है सब अपना वक्तव्य रखा, उसमें से जो अच्छा निष्कर्ष निकला कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इतना आप ज्ञान होने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो विचार है, वो आत्मज्ञान है। उस आत्मज्ञान को यहाँ पे व्यक्त किया गया कि हाँ एक अव्यक्त है। अव्यक्त मीन्स जहाँ पे पूरा यूनिवर्स, जहाँ पे कुछ भी नहीं है और जहाँ पे सारा ज्ञान प्राप्त है, सारा ज्ञान इस तरीके से। तो उस ज्ञान से हमारी आत्मा, हमारी सृष्टि सब उसमें पानी है, पानी कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चों का ही एक हफ्ते से इतना भाग दौड़ हो रही है, सुबह शाम रात सर्जरी में ज़्यादा है। दूसरा हॉस्पिटल में भी जाते हैं बहुत सारे 10-15 हॉस्पिटल टाइम तो बहुत लोग आते हैं सर हमारे टाइम जो पहले के हॉस्पिटल में उन्हीं से हो सकती थी। बक्सर तस्वीर करता हूँ, बक्सर गाजीपुर में 3-4 हॉस्पिटल। राजेश सर खुद का हॉस्पिटल है या वो भी कैसे? अरे वो प्रेरित करने के बाद तो एक हॉस्पिटल डाले वहाँ से रोना में वो भी नहीं चला। देखो आदमी का अगर हम मेडिको हैं तो हमें मेडिको के साथ चलना चाहिए। अगर हम मेडिको हैं, मेडिको लाइन में रहेंगे, मेडिकल के हिसाब से चलेंगे और अपने आप को एक, अगर हमें मेडिकल का नॉलेज प्राप्त हुआ है और हम जो है कि लोगों की सेवा के भाव से अगर आगे निकलेंगे तो हमारा विकास होगा। जिस दिन हम बिजनेसमैन बन जाएंगे उस दिन पैसे तो कमा सकते हैं, विकास नहीं बदते रह जाना है, बस पैसे दिखाई देंगे। वो मेरे अंदर क्या ज्ञान है, मुझे कैसे लोगों से बात करनी है, कैसा ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट के बारे में ट्रीटमेंट से पहले कैसा विचार करना है, उसको नहीं दिखाई देता। इसीलिए आयरन पेपरों में घटनाएँ सुनाई देती रहती हैं। अच्छे डॉक्टरों के ये घटना हो गई, ये हो गया, ये कांड हो गया, क्योंकि उन्होंने वो तो पेशेंट आया तो उन्होंने पैसा दिया, पेशेंट को नहीं देता, मुझे पैसा आ गया 50,000 रुपये आ गया, पेशेंट नहीं दिखाई देता, पैसा दिखाई देता। इस पैसे को कैसे हमें हैंडल करना वो देख रहे हैं। अच्छा चलो चलो ठीक है क्या अल्ट्रासाउंड कर दो, रिपोर्ट में ये आ गया, एक काम करो कि हाँ आपको दिक्कत है, चलो सर्जरी करवा लो, आईसीयू में एडमिट हो जाओ, हाँ आईसीयू में एडमिट हो जाओ, सर्जरी करवा लो, ये कर लो। तो उसमें क्या है, पैसा तो आ गया, लेकिन उस सर्जरी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन और उन सब पे विचार किया पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा। अगर हमारे बस का नहीं है, अगर जिस चीज़ को हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं उस चीज़ को हमें आगे रेफर करना है। बहुत सारे हायर सेंटर बने हुए जो छोटे से छोटे नहीं हो सकता, बड़े से छोटे तो हमेशा पेशेंट के बारे में सोचना है, पैसे के बारे में। जो पेशेंट के बारे में सोचेगा उसके बाद पैसा तो साइड से आता रहेगा। नहीं मैडम, पैसे पेशेंट को पैसे से पेशेंट मिला नहीं कि बस पैसा दीजिए ना दिया नहीं। सर अभी एक पेशेंट का कोई कॉर्ड नहीं हो सकी, कुछ भी नहीं था, एकदम सही बच्चा था और 3 फिंगर डोज थी, तो जबरदस्ती बिना उस पेशेंट को सीधे पे दे दिया, उसको पेट में डाला। नहीं क्या पैसे बनाने के बहुत सारे हम लोग बोला तो आगे से कहते हैं ना ऐसा ही होता है। मेरी उनसे इसीलिए नहीं लेनी क्योंकि जब इंसान पर नॉलेज होने के बाद आदमी उस नॉलेज का गलत उपयोग करे तो अच्छा नहीं है। लेकिन हम सिजेरियन एक्सपर्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेशेंट आए तो सिजेरियन नहीं करो, अरे जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी तो नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, वो उस चीज़ का ध्यान नहीं है, बस सर्जरी करो तो जो है कि पैसे आ जाने चाहिए। उनका मोटो दूसरा है, हमारा मोटो दूसरा है, तो मैचिंग से मैचिंग भी करेंगे। कहते हैं कि यात्रा होने के साथ जो अपने मन विचार से मिलता है। आगे क्या कह रहा है इतना तो समझ में आ गया ना। अव्यक्त क्या है, अव्यक्त हाँ, तो
ठीक है, अव्यक्त में बुद्धि है, उसी बुद्धि से सब कुछ उत्पन्न हुआ। अव्यक्त के बाद बुद्धि है ना? अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति हुई। मतलब हमने पहले तो अव्यक्त को जाना ना, अव्यक्त मतलब यहाँ व्यक्त पर ना किया जा सके। जिसको हाँ व्यक्त दर्शाया नहीं जा सकता है, जिसको हम कह नहीं सकते कि वो चीज़ क्या है, उसको अव्यक्त कह रही है, जो कि यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो उसके पास क्या है, ज्ञान का भंडार। तो वहाँ पे एक आ गया कि अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति हुई, उस बुद्धि से फिर महत्सव अहंकार, बुद्धि से अहंकार नहीं, अहंकार महान अहंकार नहीं है, ठीक है। बुद्धि से अहंकार शब्द की उत्पत्ति हुई, अहंकार से पंचतन मात्रा, ठीक है। इसी को अष्ट प्रतीक कहते हैं। अष्ट प्रतीक का मतलब ये बदला नहीं जा सकता, ठीक है, ये बदला नहीं जा सकता। और इन अष्ट प्रतीकों से हमारे लिए षोडश विकार पंच महाभूत तक क्या है हमारा अष्ट प्रतीक, क्योंकि ये इनमें ना तो कोई मॉडर्न साइंस चेंजिंग कर सकता है, ना तो एंशिएंट साइंस चेंजिंग कर सकता है। हाँ वही पंचतन मात्रा है, ठीक है, क्योंकि पंच महाभूत के रूप अलग अलग हो जाते हैं ना। जैसे शरीर की उत्पत्ति हुई, तो अब इसमें हमने जो है अलग से आकाश और अलग से पृथ्वी जल सब नहीं दिखाई देता है, लेकिन पंचतन मात्राएं हमारी सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पंचतन मात्राएं क्या है, हमारे पंच महाभूतों के विषय, तो विषय को नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज किया जा सकता, सब्जेक्टिव को नहीं चेंज किया जा सकता। पृथ्वी हमारी कोई की मिट्टी के रूप में भी अवेलेबल है, हमारे शरीर के रूप में भी अवेलेबल है, तो ये परिवर्तित होते रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो जो षोडश विकार है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अष्ट प्रतीति, इसी को अष्ट प्रतीति इसलिए कहता है। प्रतीक का मतलब कि ये भी हमारा यूनिवर्स है, प्रतीक का मतलब यूनिवर्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, अव्यक्त को नहीं चेंज कर सकता, बुद्धि को नहीं चेंज कर सकता, अहंकार को नहीं चेंज कर सकता, और तन्मात्राओं को नहीं चेंज कर सकता। लेकिन उसके बाद क्या है, षोडश विकार है। पंच महाभूत एकादश इंद्रियां को षोडश विकार करते हैं, ठीक है। पंच महाभूत इंसानों के रूप में भी है, उसमें भी एकादश इंद्रियां हैं, जानवर हैं, तो इनके कई रूप हैं, ठीक है, इसलिए इनको विकार मतलब ये कहा जाता है पंच परमात्माओं के ये सब विकार है। जानवरों को ले लें तो जानवरों का विकार हो गया, इंसानों का ले लें इंसानों का विकार, पेड़ पौधों का ले लें उनका हो गया, ठीक है, इसलिए इनको विकार नाम दिया गया। जिनमें चेंजिंग हो सकता है। एकादश इंद्रिया सर्व शरीर पंच महाभूतों से उत्पन्न बताई गई है, अतः मन को पंचभौतिक कहा गया। समझ में आया? पंचभौतिक कहा गया, ठीक है, मन को पंचभौतिक कहा गया। दूसरा एक रीजन हम दे सकते हैं कि मन का जो वास करने की जगह है वो कहाँ नहीं, पंचभौतिक शरीर में मन का यहाँ से फिर चालू करता है। हाँ, तो ये से लेके चालू तक क्या है, पंचभौतिक ही शरीर है ना, पंच महाभूतों से ही तो बना हुआ है। तो मन का वास क्या है, पंचभौतिक शरीर है, इसलिए मन तो अगर पंच महाभूतों में जिनकी रहने की क्षमता है तो वो पंच महाभूत से ही बने होंगे, तभी लोग भी उसमें रह सकते हैं। इसलिए मन भी हमारा क्या है, पंचभौतिक है। एक तो उत्पत्ति क्रम से हो गया, जैसे कि हमने देखा कि अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से अहंकार, ठीक है। तो यहाँ पे जगत ने क्या बताया कि मन की उत्पत्ति अहंकारों से हुई, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, बुद्धि है। मन ही क्या है, जो कि बुद्धि को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। पंच ज्ञान इंद्रियों के सहारे मन जो है कि ज्ञान को प्राप्त करता है, जो हमने आगे पढ़ा होगा। सारे जितने कर्म लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे,
पदार्थ विज्ञान वही सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना एक्सप्लेनेशन दे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। एक चीज को हम कितनी बार लिख सकते हैं, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, पदार्थ विज्ञान में वही चीज देखा गया बच्चे के पास इतना है। तो 3-4 पॉइंट हो गए मन का पंचभौतिक को सिद्ध करने के लिए। सर्वद्रव्य पंचभौतिक, हाँ पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ऐसा चरक में कहा गया है। इसका अर्थ है कि सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं। इस अर्थ से भी मन को पंचभौतिक कैसे है। एक और पॉइंट, ठीक है, सर्वद्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। चलिए समझ में नहीं आया, सभी द्रव्य पंचभौतिक है मतलब जो कुछ भी है वो पंचभौतिक जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पंचभौतिक का मतलब पंचमहाभूत, ठीक है। ये बॉटल में पानी रखा हुआ है तो पंचमहाभूत है, हाँ जल जल तो प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। इसमें वायु भी है, हिलने का पृथ्वी है, वजन है तो पृथ्वी है, ऐसा हाँ? आकाश भी है, सब कुछ है। प्रश्न यह है कि मन को पंचभौतिक दिखाने का आग्रह क्यों किया गया है। इसका यह उत्तर दिया जा सकता है कि आयुर्वेद का एक चिकित्सा प्रधान शास्त्र और मन की भी चिकित्सा बताई गई है। औषधि द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। पंचभौतिक द्रव्यों से पंचभौतिक विषयों की ही चिकित्सा की जाती है। अतः मन को चिकित्सा की दृष्टि से भी पंचभौतिक कहा जा सकता है। आहार का भी मन पर प्रभाव होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मन को पंचभौतिक कहा जा सकता है। मीन्स देखो वही बस उसी को आगे एक्सप्लेन किए हैं जो सर्वद्रव्य पंचभौतिक है, ठीक है। उसमें क्या क्या कर रहा है कि मन को पंचभौतिक दिखाने का आग्रह क्यों किया गया। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रधान शास्त्र है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रधान शास्त्र है। मन की भी चिकित्सा बताई गई है। मन की चिकित्सा है, चरक में करना है, पूरा मन की चिकित्सा है। जितने भी मानसिक रोग हैं वो सब मन के ही रोग हैं, मन की चिकित्सा बताई गई है। जैसे सीरियस आना, साइकेट्रिक जितनी भी प्रॉब्लम है, इंसान का मन किसी विषय को लेकर पगलाने लगा तो साइकेट्रिक हो गया, कुछ नहीं सोच पाता है। तो उनकी चिकित्सा के लिए हम क्या करते हैं, पंचभौतिक द्रव्यों संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो जब चिकित्सा में पंचभौतिक या पंचमहाभूतों से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं तो पंचभौतिक द्रव्य वही यूज किया जा सकता है जो चीज़ें पंचभौतिक से बनी हुई हैं। तो इसलिए मन भी पंचभौतिक है, इसलिए पंचभौतिक द्रव्यों आहार विहार से उसका चिकित्सा की जाती है। आपसे मिलने में मुझे याद अंसारी है, पहले कार्य करने हमें तो आपको मोबाइल से क्या तो आप लोग बैच में लड़कियाँ थी साथ में लोग घूमते हुए यहाँ से साथ में घूमना का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं यही पार्टियाँ जाते थे वहाँ पे हर महीने किसी का बर्थडे ही रहता था तो बर्थडे सेलिब्रेट पूरा बैच एक साथ रहता था। सब लोग मनाना खाना सब होता था। करते थे बहुत पार्टी में खाते हैं हफ्ते में 4 दिन रहते हैं तो हम भी 4 निकलते हैं ये बहुत बोलते हैं
कर्नाटक बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं हर साल कर्नाटक जाता हूँ। अभी जा रहा हूँ हैदराबाद, हैदराबाद से निकलूँगा वहीं जाऊँगा। मैं अपनी भतीजी का एडमिशन इसलिए अभी करवा दूँगी और अभी पढ़ाई करूँगी। क्योंकि हम लोग तो उनकी लड़की है सर, वो भी डॉक्टर की लड़की है, क्या कर रही है वो? ये किस तरह नहीं क्या करना है? प्राइवेट उनका जॉब, ये लड़का भी डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहा है शायद वो। वो करके आके यहाँ पोस्टर हो गया बड़ा भाई, कौन सा? यहाँ मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट इंग्लिश किया ना मणिपाल से। अच्छा वो कभी उस दिन जो गाड़ी लेने आए थे ना, गाड़ी की चाबी एक्सचेंज की, मेरे बड़े होती है बड़े भैया के वो भी कर्नाटक से नीचे किए BMS। चलो मुझको बताने वाला कोई नहीं था बेटा। यहाँ से उनको जो MS करा था, वो भी अब चौधरी इसमें आज तारीख को नहीं हूँ, तो दादी जो भी सर्जरी होगी वो करेंगे। उनकी वाइफ भी है, तो उसको भी एंट्री करवा दी, यही करवा वो मेरा। वो तो तुम लोग साथ साथ देखी होगी उसको, मेरी भतीजी होगी यूज करके जाके। वहाँ बहुत अच्छी पढ़ने में वहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी, बच्चे ना हो वो सिस्टम से दूर नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। वहाँ नकल तो नहीं राजू गांधी मुझे भी है ट्यूशन है। हाँ अब नहीं होगी ना, पहले तो फर्स्ट ईयर है ना। पहले तो जिला कोई पाते थे। जो है इस समूह है वो करेंगे। वहाँ तो इंटरनल एग्जाम में फेल हो गए तो फेल करने को, इंटरनल एग्जाम में उनको खाली से भी उसमें भी फेल नहीं। बढ़िया है। यही तो होना चाहिए कि सब चीज़ कब? अगर इतना वो नहीं होगा तो डॉक्टर भी बनेगा ना। एकदम। हमने क्या करा, ये आ गया मन व्याधियों का आधार। मन व्याधियों का आधार। शरीरम सकुशल। मन व्याधियों का आधार कैसे है? जितनी भी साइकेट्रिक बीमारियां हैं कैसे हैं? मन से ही। अगर जैसे उन्होंने फोबिया, डर, किसी को पानी से डर लगने लगा, देखते पानी की हाइड्रोफोबिया। अब वो मन कोई बीमार होना चाहिए ना, पूरा शरीर क्यों बीमार होता है? मन वर्क नहीं करता है पूरे बॉडी में। मोबाइल मेरी है, हाँ। मोबाइल मेरी क्या करती है, चलने के लिए जाने के लिए सबको कंट्रोल करती है। और जो कंट्रोल करने वाला है मतलब हमारा CPU ही खराब हो गया। CPU ही जो है उसमें वायरस घुस गए तो ना तो कर्मेंद्री काम करेगी ना ज्ञानेंद्री। ठीक है, तो हमारा मन क्या है, कंप्यूटर का CPU हमारे मोबाइल का स्नैपड्रैगन आपका प्रोसेसर है। ठीक है, वो इसको इसमें वायरस नहीं जाना चाहिए। वायरस गया तो बीमारियां शुरू। हाँ, कुत्ता दौड़ा दिया मन में, क्योंकि अरे कुत्ता काट देगा, डर गए, भागने शुरू कर दिए तो पीछे जाके काट गया। मन किया अरे कुत्ता हमसे क्या है, वो हमें काटेगा, खड़े हो गए, डर गए, डर के भाग जाएगा कुत्ता, उठा लिए डर जाएगा पास में, भाग गए। तो सब कुछ मन से ही कंट्रोल है। मन में इतनी पावर होती है, अगर उसको जैसे डाइवर्ट करो वैसे डाइवर्ट। डर की तरफ ले जाओगे डरता रहेगा, उसको जो है कि कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाओ, कॉन्फिडेंस में रहेगा। तो मन को हमेशा जो है कॉन्फिडेंस लेवल में डालना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कभी ये नहीं मन को ले जाना चाहिए कि हमें तो सब आता है। हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मन हमेशा ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। जो बताया मन ज्ञान प्राप्ति का साधन है, तो मन को हमेशा उस तरफ ले जाना चाहिए और प्राप्त हुए ज्ञान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हमने देखा है, मैं कर लूँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमको देख लिया है और हमसे बड़ा क्या था कोई नहीं। मैं लैपटॉप शुरू करने गया, एक दो डॉक्टरों के पास गया कि मुझे भी जरा सिखा दो, मुझे नहीं सिखा पाएंगे, आपको गाड़ी को बुलाना आना भी क्योंकि रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आप हमारे पेशेंट आपके यहाँ जाने लगेंगे। मगर कोई बात नहीं, मुझे सीखना मैंने मेहनत किया, वहाँ पर खुद से ही मैंने लैपटॉप शुरू किया। किसी के पास मुझे कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था, मैं फेस कर लूँगा।
देखिए अगर एग्जामिन को भी इंस्ट्रूमेंट चाहे चलाए चाहे लैपटॉप चलाए, थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा होता है, थोड़ा उल्टा चलता है। वो पहले केस में होगा जो केस करना, जो लोग केस नहीं करते हैं मैं वो केस कर डाला पहले ही केस में 1 घंटे के बजाय मेरा 2 घंटे लगा पहले केस में। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपनी। फिर आपको मतलब ऐसे देनी है इस समय तो मिल जाएगा क्योंकि ये मेट्रो कॉलेज जब से चालू हो गया ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से जब उनको नहीं हो पाता तब आता है। तो क्या करा शरीरं सत्व संज्ञ च व्याधि नाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम मन। मतलब व्याधि के 2 आश्रय होता है, शरीर और मन। शरीर तो सत्वम संज्ञ च व्याधि नाम आश्रयो मतः, इन शरीर और सत्व मतलब मन संज्ञा जो है वो व्याधि के आश्रय का 2 स्थान है। शरीर और मन आश्रय का मतलब अधिष्ठान शरीर, सर्व शरीर चर दोषों को जहाँ बैठने में प्राप्त होता है वहाँ वे आश्रित हो जाते हैं और व्याधि को उत्पन्न करते हैं। इस बैठने के स्थान को व्याधि अधिष्ठान कहते हैं। नहीं समझ में आया? चल दोष मतलब चल दोष, दोष तो हमारे वाद तब सभी क्या है गतिमान है मेरे शरीर में, हमारे शरीर में वाद में से तब तीनों गतिमान है, ठीक है। लेकिन तब क्या है अंगू है हमें लेकिन सबको कौन दौड़ाता है वाद, ठीक है। वाद सबको क्या करता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, ठीक है। मीन्स वो तो ठीक है कब पंगु है मतलब अपने पंगु है, लेकिन सब गतिमान पंगु होते हुए भी गतिमान है जिससे तो आते हैं। और ये गतिमान दोष व्याधि के ऊपर मैंने बताया व्याधि कैसे उत्पन्न होती है। अगर हम जो हमारा ऋतु और उसमें बताया था ना सही समय पर जो हमारा सही समय से आहार ध्यान ना लेंगे तो क्या होगा दोष उत्पन्न होंगे, उनका प्रकोप होगा, ठीक है। जैसे ठंडी में हम जो है कि अगर जो है कि कोल्ड ड्रिंक पिए आइसक्रीम खाएँ तो क्या होगा कफ प्रकोपित होगा, ठीक है। कफ प्रकोपित होगा तो वो वाद के साथ इधर उधर भ्रमण करेगा और उसको जहाँ स्थान मिलेगा खाली आकाश जहाँ पे भी उसको जो जगह मिलेगा, जैसे हाँ घुटना हुआ जोड़ हुआ वहाँ पे खा बैगन जोड़ों में है, कफ चेस्ट में लंग्स में, ठीक है। हाँ जॉइंट में जहाँ जहाँ हुआ वहाँ क्या होगा अब जाके सेटल कर जाएगा। मीन्स उसका पहले तो संचय होगा फिर प्रकोप होता रहेगा। अच्छा प्रकोप में ही अगर हम जो है कि फिर अपने आहार विहार को दुरुस्त नहीं किए तो क्या हो जाएगा संचय प्रकोप प्रसर मीन्स फैलने लगेगा। अगर प्रसर में भी अपने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा स्थान संशय जाके वहीं खा बैठूंग में जहाँ जहाँ खाली स्थान होगा वहाँ जाके सेल्टर हो जाएगा। सेल्टर हो जाएगा तो क्या होगा फिर बीमारियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो शरीर खा बैगुन में स्थानों को व्याधि अधिष्ठान कहते हैं। जहाँ जहाँ खा बैगुन मिलेगा खाली भाई कोई भी वहीं रह सकता है जहाँ जगह मिलेगा। अगर इस जगह की क्लास दूसरे बच्चों से भरी हो क्या हम हमारी क्लास ले पाएंगे ले पाएंगे तो हमें खा बैगुन में चाहिए हमारी क्लास होगी। तो जहाँ जगह मिलेगा वहाँ पे दोस्त जाके स्थान संशय करेंगे सेल्टर हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे दोस्त को वहाँ पे उस ख बैगुन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होगा हमारा वहाँ पे व्याधि उत्पन्न करेंगे, वहाँ पे तकलीफ पैदा करेंगे, ठीक है। दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष मानसिक दोष। कभी मेरी कोई पूछ ले कि दोष कितने होते हैं तो आपको 3 में बताना। 2 होते हैं शारीरिक दोष मानसिक दोष। मानसिक दोष में सब वाद भी कहना अच्छा नहीं है, प्रकोपित वाद कफ
प्रकृति। सम अवस्था में वो बीमारी नहीं होता, यस सर। लेकिन हाँ क्या है कि दो शारीरिक दोष कौन है, वार्षिक कब हमें जानना है कि वो कब जो है कि कब जो दोष पैदा करेंगे वो जब प्रकृति होंगे। चरक संहिता में भी कहा गया है कि शारीरिक व्याधि कालांतर में मन को दूषित करती है। शारीरिक व्याधि क्योंकि हमारी कर्म शारीरिक व्याधि क्या है, मतलब कोई भी बातचीत से परेशान हुआ, कोई दोस्तों से अगर परेशान हुआ शरीर, तो हमारा मन भी दुखी होगा। क्यों? क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है। अगर शरीर में दुख हुआ तो मन को भी दुख होगा, शरीर में तकलीफ होगी तो मन को भी तकलीफ होगी। कांटा ही चुभ गया तो मन में तकलीफ होती है, उसमें कांटा चलने में कर्म इंद्रिय अगर काम नहीं कर रही है ना तो मन भी प्रभावित होगा। वही कह रहा है कि शारीरिक व्याधियों से भी कालांतर में मन दूषित हो जाता है। शरीर की तरह मन को भी व्याधियों का आधार कहा गया है। आहारी विहारी आगंतुक और मानसिक हेतुओं से मानव विकार होते हैं। वही सब कुछ मेरा बताया था ये आहार विहार अगर गड़बड़ हुआ तो शरीर और मन सब दुखी हो जाएंगे। ठीक, आज पार्टी है बढ़िया, ठीक, और रात में तो बढ़िया बढ़िया मिल गया, फास्ट फूड भी मिल गया और चिकन मटन पनीर भी मिल गया, सब खा बैठूंगी में भरते गए हैं। इसके बाद क्या होगा? एक डाइजेशन होगा, इसके बाद पेट खराब होगा, सुबह जाने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, फिर उसमें जो है मन को तकलीफ होगी, शरीर से ज़्यादा तकलीफ मन को होगी। वही कह रहे हैं ना कि आहार विहार आगंतुक और मानसिक। आगंतुक क्या है? आहार विहार और आगंतुक। देखो व्याधियों चीनी को लाती होती है पहले दो दिन निज और आगंतुक जीवन में पढ़ा गया। दो प्रकार की बीमारियां होती है, निज और आगंतुक। निज में धातु और दोष की वजह से, दोष धातु मन की वजह से जो है वो विचार बीमारियां हैं। निज रोग लोगों के डिवीजन में पड़ेगा, रोग के टाइप कई टाइप है। तो और आगंतुक में क्या है? जो बाहर से आए, चल रहे हैं बाइक से, मोबाइल से बतिया रहे हैं, सामने वाले ने मार दिया टक्कर, वो आगंतुक है। ठीक है, बाहरी मतलब दूसरी चीजों से अचानक कोई दिक्कत हो जाती है तो आगंतुक। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, नींद धस गई, किसी ने डंडे से मार दिया, ये सब आगंतुक है। तो बीमारियां जो सबसे पहला डिवीजन है वो लोगों के प्रकार में निज और आगंतुक। कई शारीरिक व्याधियों की मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, मन का अति इंद्रियत्व, ये समझ में आएगा व्याधियों का आधार जैसे वाणा नहीं है, लेकिन जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यही से कहना पदार्थ विज्ञान जो है सबका बेस है, पूरे एलिमेंट का बेस, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है। अब इतनी जानकारी से तुम्हें अगर जो लॉजिक में भी दोष और व्याधियों को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, चाहे समझा पाते नहीं समझा पाते, मैं नहीं जानता। हमारे तो टीचर हैं एनसीएम कौन पढ़ता है? कोई भी पढ़ता है। मॉडर्न भी पढ़ाते हैं तो खाली हेडिंग डाल चले जाते हैं अपने रास्ते से। बदल दो बहुत है सर। एक दिन कह रहे थे वो टेस्ट लेंगे टीचर सर। को पैसे भी देंगे, लोग टीचर ही नहीं रखेंगे। वो आ रहे हैं बस पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ किसी को तुम लोगों को कंप्लीट कर दें, क्योंकि अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको नहीं छोड़ सकते हैं। पैसे मैं बोला पैसे अगर मांगे नहीं जाते तो पढ़ा दे और पढ़ लो। पैसे तो आज नहीं देंगे, कल से निकालूंगा। दूसरे पेपर का क्या होगा पदार्थ के? कह रहे हैं सर दूसरे पेपर का क्या होगा पदार्थ के? मैडम पढ़ाती हैं इनका, मुझे भी समझ नहीं आता। देखो मन का अति इंद्रिय को कहा गया है। अति इंद्रिय क्या होता है? सबसे पहले यही जानना है, किसी भी शब्द को अपने से सोचना चाहिए। किसी भी शब्द को अपने से सोचो,
अति इंद्रियुक्त का मतलब क्या है? मतलब जो उसका इंद्रिय का कार्य करने की एक क्षमता प्रॉपर उससे अधिक कार्य करना, ठीक है, वो अति इंद्रियुक्त होता है। अब किसी शब्द को ही अच्छे से समझ लो तो फिर उसके बारे में लिखना से कुछ भी लिख सकता है। अति इंद्रियुक्त मीन्स जो हमें जितना हमारे इंद्रिय को एक काम करना चाहिए उससे अधिक कार्य करना। अब वो कार्य पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसका मतलब नहीं है। निगेटिव कार्य करोगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छे कार्य करोगे तो जितेंद्रिय बन जाओगे। जितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों, हाँ ठीक है, कहते हैं ना कि इसका सेंस बहुत ज़्यादा है हाँ ना। तो अति इंद्रिय के दो, अतीन्द्रियों से अलग होना और अप्रत्यक्ष या अगोचर होना। इम्पल्सिव पर्सपिकेबल, क्या है, पर्सपिकेबल, ठीक है, Imperceptible. पर्सपिकेबल, इम्पल्सिवेबल, ठीक, जिसको हम महसूस न कर सकते। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हमारे जैसे महात्मा गांधी बैठे बैठे अपने मन को कहीं और भेज देते थे, आत्मा कहीं और भेज देते थे। इम्पल्सिव प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, पर्सपिकेबल, ठीक, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों अपना अपना कार्य मन की सहायता से करती हैं। मन का कार्य उन्हें प्रेरणा देना है। मन अन्य इंद्रियों से अलग होता है। मन को किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता। सुख दुख जैसे आंतरिक भावों को मन के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए मन को अति इंद्रिय कहते हैं, ठीक है। मन बहुत कुछ महसूस कर लेता है, इंद्रियों के कार्य के अलावा भी बहुत कुछ, बस मन को जो है कि अपने ब्रेन को जगाना चाहिए, पावर देनी चाहिए। कहते ना हमारा ब्रेन 80% काम करता है, 10% काम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं होते, है ना, क्योंकि उस हिसाब से अपने शरीर को हम ढाल नहीं सकते। और मन का इसकी महत्व मन का इसकी महत्व तुम लोग 5 पन्ने में लिख सकते हो नहीं? कहाँ से लिखना है? मन का पहले उसको बॉडी से लिखेंगे, अगर आहार या दिनचर्या मन का कहाँ वास्तविक कब मन को शरीर में दुख होता है और मन को भी दुख होता है। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों से मन को प्रेरित करने वाले आहार अगर हम लेंगे तो मन हमारा खुश रहेगा, तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का कार्य करेगी। मन से पंचभौतिक तत्व से एक पेज भर जाएगा तुम्हारा। मन का पंचभौतिक तत्व भी जो है कि पंचमहाभूत भी बहुत इम्पोर्टेंट है चिकित्सा में, जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मन का पंचभौतिक तत्व और पंचमहाभूत चिकित्सा में क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि तो सारे द्रव्य जो होते हैं पंचभौतिक होते हैं और पंचभौतिक द्रव्य पंचभौतिक विषय पर ही कार्य करते हैं। और हमारा मन भी पंचभौतिक है, मन में विकार उत्पन्न होना भी पंचभौतिक ही है। पंचमहाभूत के विशेषण से शरीर में वात का विशेषण होता है, जिससे मन का विशेषण होता है। मन विशेष होता है हमारा, तो इनके इलाज के लिए भी हमें पंचमहाभौतिक द्रव्यों का ही सहारा लेना पड़ता है, तब जाके हमारा मन स्टेबल होता है, ठीक है। पंचमहाभूत और त्रिगुण की निरंतर दोष देह प्रतीत और मानस प्रतीत में भूमिका। पंचमहाभूत और त्रिगुण, त्रिगुण क्या है? त्रिगुण की निरंतर देह प्रतीत और मानस प्रतीत में भूमिका। देखो प्रतीत की व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? शुक्र सोड़ी संयोग योग भवे दोष पर कटक प्रतीति जायते तेन। शुक्र और सोड़ी के संयोग के समय जिस दोष की प्रबलता होती है उसी के अनुसार इसका निर्माण होता है। अर्थात प्रतीति निर्माण में वात पित्त
का योगदान होता है, इन्हें कौशल प्रकृति कहा गया है। मानस प्रकृति मानसिक गुणों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो हम जब अभी आगे देह प्रकृति पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में, तो उसमें कैसे कैसे हमारी प्रकृति डेवलप होती है वो बताया जाएगा। मीन्स जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मॉडर्न के हिसाब से, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी कौन से हमारा पंच महाभूत उसमें जो है कि प्रीडोमिनेंट होता है, उस पंच महाभूत से कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होगा, उस दोष से हमारे देह की प्रकृति डिसाइड होती है कि हमारी देह जो है किस प्रकृति की बनेगी। वातज होगी, पित्तज होगी, एक दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज, ठीक है, ये हमारी प्रकृति, और उसी से मानसिक भी डेवलप होती है। देह प्रकृति कितनी होती है? 7। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और संसार। एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज, कितनी हो गई? 7। एक दोषज 3 क्या हो गई? द्विदोषज, एक त्रिदोषज, ठीक है। सन्निपात में तीनों दोष समान अवस्था में, मतलब किसी का शरीर हो जिसमें वात पित्त कफ एक बराबर अवस्था में है वो त्रिदोषज होता है। जिसमें वात की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है वो कैसे लोग होते हैं? चलबुल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं, पढ़ते होते हैं, याद नहीं कर पाते लोग, जल्दी याद करते हैं, जल्दी भूलते हैं। जल्दी याद आता है तुरंत भूल जाते हैं। अभी लोग याद करेंगे, बता देंगे, तुरंत भूल जाएंगे। सबसे अच्छी प्रकृति कौन सी होती है? कफज। तीनों सामने अवस्था में बैठे हैं, वो सन्निपात होती है, ठीक है। त्रिदोषज प्रकृति सबसे अच्छी होती है, और द्विदोषज में पहले तो देखो प्रकृति भी बदलती है। पहले मैंने बात अभी कह सकते कि अभी त्रिदोषज में कन्वर्ट हो रहा है। वो कफज प्रकृति अच्छी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा कफज स्थूल शरीर हो जाता है, हाँ, और आलसी लोग हो जाते हैं, सबसे आलसी, हाँ, कुछ करना भी नहीं चाहिए। स्किन अच्छी रहने से क्या होता है? दिन भर आदमी सोया रहे, काम ना करे, आलस बने, हाँ। तो हम देखो क्या कर रहा है कि इन दोषों का संगठन पंच महाभूतों से होता है, जैसे वायु आकाश, सामग्री वायु, अग्नि पित्तम, अम्बु पित्तम वायु, पित्त ध्यान श्लेष में की, अर्थात वायु वात में वायु और आकाश की अधिकता होती है। वात में वायु और आकाश क्यों अधिकता होती है? क्योंकि वात का वायु का चलने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आकाश का होना। खाली जगह होगा तब तो इंसान चलेगा ना, इसलिए वायु में वात में वायु और आकाश प्रीडोमिनेंट है। अभी पंचमहाभूत में पढ़े थे ना, वो वात करता होता है ना, कौन कौन से इसमें प्रीडोमिनेंट महाभूत है? पित्त में अग्नि है और जल है, और कफ में पृथ्वी है और जल है। अग्नि की और कफ में जल। पित्त में अग्नि प्रीडोमिनेंट और कफ में जल। तो स्थूल शरीर हो जाएगा, जल भरा रहेगा, एकदम मोटे लोग, ब्लड भी बहुत ज़्यादा, स्किन भी एकदम स्वेलिंग की होगी, हाँ। पर केवल कफज प्रकृति के लोग 35-40 साल से ज़्यादा नहीं होते, जैसे सुमो पहलवान होते हैं, नॉर्मल लोग जैसे 60-70 किलो के लोग कफज नहीं होते, उनके अंदर या तो बात या कोई
रहता है सामने प्रीडोमिनेंट में, हाँ तब फिक्स होगा, ठीक है, या वाक्य जैसे कि तब फिक्स होगा या वाक्य वाक्य। लेकिन केवल प्रकृति वाले लोग उन्हें कफ एकदम प्रीडोमिनेंट होता है, तो वो जैसे हम लोगों का भी एक सीनियर अरे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, उनको सेकेंड ईयर में हम देखे, उनका वेट उस समय था लगभग 148 किलो का। हाँ ऐसे ही केवल 50 किलो ऐसे ही है। हाँ माइंड तो बहुत तेज होता है, माइंड तेज होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ को आज याद कर लिए तो याद ही रहता है। 200 पंचमहाभूत के संबंधों को देखकर यह स्थापित किया जा सकता है कि पंचमहाभूतों की देह प्रतीक में भूमिका होती है। पंचमहाभूत की देह में भी अगर उसमें कपच प्रकृति के लोग हैं तो उसमें क्या होगा, जल और पृथ्वी ज़्यादा होगा, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी, वायु और कम होगा, ठीक है। पंचमहाभूत से ही सब कुछ बना है तो उसमें भी वही होना है, वही सब लिखना। प्रत्यक्ष यह देखा जाता है कि वाक प्रकृति के सारे लक्षण वायु और आकाश महाभूतों के अनुसार होते हैं, क्योंकि प्रकृति के अग्नि महाभूत अनुसार और प्रकृति के पृथ्वी और जल महाभूतों के अनुसार। इसी प्रकार द्वंद्वज और सन्निपातिक प्रकृति में दोषों और महाभूतों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ठीक समझ में आया? पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा मैं नहीं कहता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। अच्छे से ना जब तक समझ में आएगा तब तक पूछ लो, तब तक उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे यही कहने का मतलब है समय से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, समय से सबको आगे बढ़ाओ। लेकिन समझ के ही नहीं कि बस ऐसे ही समझ में नहीं आया चलो नेक्स्ट मेरा काम है। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है न पढ़ो। हम 2 दिन में चैप्टर खत्म करके क्या करेंगे जब समझ ही नहीं आएगा। देखो त्रिगुणों की मानस प्रकृति में भूमिका, मानस प्रकृति 16 प्रकार की बताई गई है, 7 सात्विक, राजसिक, 6 तामसिक, 3, ठीक है। सात्विक 7 प्रकार की होती है, राजसिक 6 और तामसिक 3। सात्विक और राजसिक तक तो ठीक है, लेकिन तामसिक नहीं होना चाहिए। सत्व रज और तम को त्रिगुण कहा गया है। मानस प्रकृति में त्रिगुणों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक मानस प्रकृति के लक्षण त्रिगुणों के आधार पर ही होते हैं। वाक का वायु रज, जो वायु वाक के उपयोग में रज प्रीडोमिनेंट होता है। आकाश में सत्व क्यों कहा गया है, हमने आकाश में सत्व क्यों कहा गया है? चमकता है ना, हाँ चमकता नहीं, सबको मतलब कि उसमें कोई दोष नहीं होता, ठीक है। और सबसे पहले ये कहा गया है कि जैसे कि जितने भी दोष बने पंचमहाभूतों से बने, वैसे ही जैसे मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अहंकार से हुई, वैसी सत्व की भी उत्पत्ति अहंकार से हुई, ठीक है। क्योंकि पहले अच्छी चीज़ों का ही वो हुआ ना, तभी व्यवस्था निर्माण हुआ ना, अच्छे ज्ञान की उत्पत्ति हुई ना, ठीक है। अच्छे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, मीन्स वहाँ पे क्या प्रीडोमिनेंट था, सत्व। हमें सोचना है आकाश को सत्व से क्यों किया गया, आकाश में सत्व कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सा महाभूत आया, आकाश। आकाश आया, आकाश से फिर वायु, आकाश से वायु, जल, तो आकाश में सत्य है, ठीक है।
तो आकाश में सत्य है, इसलिए सत्यबोध की उत्पत्ति पहले है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसको कुछ बदला नहीं जा सकता। पित्त से क्या है? अग्नि, ठीक है। अग्नि मतलब अग्नि से पित्त की उत्पत्ति हुई और अग्नि से ही सत्व और रज, ठीक। तो तम कहाँ गया? तम कहाँ गया? ठीक है। कहते हैं ना शब्द इसीलिए अच्छी हाँ, क्योंकि उसमें पूरे तामसिक गुण होते हैं। सर ये सात्विक जो दिया है कि मानस पद्धति 16 प्रकार की बताई गई, सात्विक 7 ये क्या है? 7 कैसे? हाँ, वो अभी आगे मुझे पता चलेगा। अच्छा ठीक तो है। जैसे कि अभी तीन ही दोस्त है ना, तो 3 प्रकृति होनी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी हुई? 200 के अनुसार 7 प्रकृतियाँ हुई ना। हाँ। एक दोसर मतलब वातकफल, दुई दोसर वातकफल, ठीक है। ये एक दोसर, तो वैसे ही सत्व से भी 7 प्रकार की बनती है, ठीक है। और रज से 6 प्रकार, कम से 3 प्रकार, वो आगे है सब। देखो तो तुम्हारा जो है कि वात में कौन कौन सा है? वायु में रज की, आकाश में सत्व, ठीक है। वात से ये 2 प्रकृतियां मानसिक प्रकृति है, सत्व और रज और तम, सत्व, ठीक है। सत्व और रज। रज में क्या? वायु प्रीडोमिनेंट है और सत्व में आकाश, ठीक। पित्त से अग्नि और अग्नि में क्या है? सत्व और रज। इन दोनों के मिलने से पित्त बना, इसके मिलने से अग्नि, किसके मिलने से बनी? आकाश और वायु से अग्नि की, आकाश और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि की उत्पत्ति में कौन कौन से सत्व और रज शामिल हुए, ठीक है। इन दोनों के मिलने से अग्नि की उत्पत्ति हुई, इसलिए अग्नि में क्या है? सत्व और रज, ठीक। कब की उत्पत्ति किससे हुई? जल और पृथ्वी से। तो जल में कौन सा? हाँ, सत्व, जल में सत्व और तम है, लेकिन पृथ्वी में केवल तम, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी पे जहाँ जल गिरा दिया जाए वो जगह शुद्ध हो जाती है, या जहाँ अग्नि जला दी जाए वो जगह शुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। अकेले पृथ्वी को हमेशा प्यूरिफाइड नहीं मानते। कहा गया है ना कि गाँव में जब जाते हैं कि अरे पृथ्वी है, जमीन है, उसको पानी से साफ करो, ठीक है। मतलब गाँव में लिपाई करते थे पानी से, तो मतलब पानी से लिपाई करने का मतलब केवल पृथ्वी में काम है, थोड़ा मिला, ठीक है। अग्नि जला, अग्नि जहाँ जल जाती है वहाँ पे क्या होता है? पृथ्वी को शुद्ध मानते हैं, तो वहाँ से तम में क्या आ गया? सत्व आ गया, ठीक है। अग्नि में क्या? सत्व और रज दोनों है, तो तम में रज और सत्व भी वास हो गए, ठीक। तो ऐसे जो है कि तम को हटाया जाता है। ऐसे ही कहीं जाओ जमीन पे, कहीं नहीं, कहीं जब बनाया तो आदमी ऐसे नहीं ना रहने लगता है, और यहाँ पानी गिराया उसकी सफाई करता है, नहीं तो उस तम में क्या करता है? सत्व डालता है। ऐसे भी सब लोग तो तुम लोगों को याद हो जाएगा, याद करने के लिए कितने विचार कर देते हैं। तकार को कम करते हैं, सत्व में उजाला होता है, रज में उजाला होता है, दोनों दिखाई देते हैं, अंधकार भी रहता है, उजाला भी रहता है, ठीक है। जहाँ कम होता है वहाँ केवल अंधकार होता है। जितने राक्षस के लोग होते हैं जो रात में विचरण करते हैं, ठीक है, जैसे पिशाच वगैरह, उनमें केवल कम होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, भाप, तथा आत्मा और मन, ये क्या है? 9 कारण। कुछ आचार्य तम को 10वें द्रव्य के रूप में देखते हैं और तम को 10वां द्रव्य माने या नहीं, यह एक शंका है। हमने शंका वाली चीजों को मानना ही नहीं। हमारे 9 द्रव्य कितने पढ़ाए? 9। कौन कौन से?
पंचमहाभूत पंचमहाभूत नौ कारण द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें गुण और कर्म समान संबंध में रहते हैं और जो कार्य का समवायीकरण हो, जिन विषयों में ये लक्षण हैं उसे द्रव्य मानना चाहिए। द्रव्य किसको कहते हैं? और जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से सारी चीज जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, वो द्रव्य है। जिससे कोई कार्य सिद्ध हो, द्रव्य है। इसमें गुण और कर्म सबसे गुण और कर्म जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य। गुण और कर्म तम भी गुण और कर्म दोनों आश्रित रहते हैं। नील रूप तम का गुण है और चलन कर्म है। अतः तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं। तम का अंतर्भाव और नौ कारण द्रव्यों में नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको 10वां द्रव्य नहीं माने। ठीक है, देखो द्रव्य के गुण नीचे आकाश में क्या है? आकाश में रूप नहीं, आकाश में शब्द नहीं, आकाश में व्यापक, आकाश व्यापक है। ठीक है, द्रव्य के गुण तम के गुण क्या? तम में रूप है, तम में शब्द नहीं है, तम व्यापक नहीं है। क्योंकि अभी उजाला होगा तो तम खत्म हो जाएगा। तम अंधकार जो है वहाँ तम, तो अंधकार को रात में होता है ना, दिन में खत्म हो जाता तो व्यापक नहीं है। तम का आकाश में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। वही जो है 10वें ये जो पूरा दिया हुआ है ना, हमारे ये 9 द्रव्य हैं। 9 द्रव्यों जो 9 कारण द्रव्य हैं, इनको क्यों नहीं तम को 10वां द्रव्य क्यों नहीं मान सकते? वो उनके गुणों से यहाँ पे कोरिलेट किया हुआ है। ये जो चार्ट बना है यहाँ पे, ये जो चार्ट बना है, उसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना कोई मतलब नहीं। द्रव्य का आयुर्वेद में व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य इन आयुर्वेदा। इस चीज को मुझे इतना पढ़ाने के बाद उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद का नहीं, द्रव्य का आयुर्वेद में व्यवहारिक महत्व। अभी तक द्रव्य की काली महत्व सब पढ़ते हैं ना, द्रव्य से ज्यादा अभी जब से द्रव्य शुरू किए अभी उसके लिए हम लोग कोई कारण द्रव्य कोई भी पढ़ते आए हैं ना, मंत्र पढ़े ना, तो इन द्रव्यों का व्यवहार आयुर्वेद में क्या व्यवहारिक महत्व है, ये मेरा काम नहीं, ये तुम लोगों का काम है। कैसे इसको एक्सप्लेन नीचे लिखा हुआ है, आत्मा मना काल विशेष द्रव्य संग्रह चित्तेजो मारुता व्योम काल देहिनो मना इति द्रव्याणि, ये श्लोक है। ये उसी के नीचे द्रव्य के महत्व में खाद्य आत्मा अरे वो आगे की था, पहले की था खाद्य आत्मा होगा। हाँ, तो ये दोनों लाइन है। द्रव्य वाले ने कहा खाद्य आत्मा होगा, पूरा खाद्य आत्मा मना काला कालो विशेष द्रव्य संग्रह चित्तेजो मारुता व्योम काल देहिनो मना इति द्रव्याणि। ठीक है, इसको तुम लोगों को पढ़ना है, खत्म हो गया। अब इतना द्रव्य से लेके इतना रेडी चाहिए, पढ़ाई करनी आ गया तो रेडी चाहिए। जिनको नहीं पढ़ाई करनी हो वो ना रेडी करें, जिनको पढ़ना हो उनको रेडी करना। तो बच्चे ही क्या है, उनको प्रैक्टिस करना, बाकी चीज़ें तो सब कुछ
सब पढ़ाई नहीं है, इतना है ना। ये बाकी बीच के इतने पन्ने हैं, इनको अगर हम ना पढ़ाएं तो भी तो पढ़ लोगे। अगर ये पीछे अगर इतना पढ़ा लिया उतना अगर कवर हो जाता, इतने को अगर अच्छे से कर लिया ना, इतने में क्या ये दर्शन को पढ़ना ही नहीं है पूरा विषय। इतने पेज जो मैंने आज तक पढ़ाया, इतने पेज को अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आगे के ये जो पेज हैं इनको बस हमें आइडिया देना चाहिए। इतने पेजों को बस आइडिया देना, जो कि ऑलरेडी एक नोट पे कोई आगे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने इसमें 60 में पढ़ चुके हैं, हम लोग 60 में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ में एक्सप्लेन किया है। अरे जो गुण पढ़ाया था ना पीछे, गुण कर सामान्य विशेष समवाय सब पढ़ाए हैं, उसी को आगे एक्सप्लेन किया है। उनको वो अगला गुण शुरू करने से पहले ये पूरा तैयार चाहिए, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछो। बुधवार तक बहुत समय है, एकदम तैयार कर दो। नहीं समझ में आए पूछो, तब इसके बाद पूरा, क्योंकि ऑलरेडी अभी पूरा लिखने का आ जाए तो जिन्होंने पढ़ा है वो लिख देंगे बिना पढ़े। 2 दिन का मैंने कुछ पढ़ाया है। जो आगे पढ़ा था ना द्रव्य में, सेमिनार अगर तो बोलते हो ना, कौन जाएगा? 10 में होगा, डिजाइन में जो होगा तो हम किसी कॉलेज में होगा तो जाए। बात चलनी तो चले, ना चलनी हो हिंदी पढ़ के सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, जिसको ना समझ आए। देखो ग्रुप स्टडी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टडी माना जाता है, जिसको ना समझ में आए दूसरे को समझ में आए, जो टॉपिक ग्रुप से डिस्कस करे। ये कोई हर टॉपिक को लेकर सबको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन सबसे मोस्ट होता है, उसके आगे एक मोस्ट वगैरह भी काम होता है। तो डिस्कशन क्लास में डिस्कसन ग्रुप में डिस्कशन ये ज़्यादा नहीं चलेगी 10-15 मिनट तो बचा है, प्रैक्टिकल है यार। 22 मिनट बचा है।